तो एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 15 से 20 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहाँ पे कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, या शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है, या नैतिक क्षेत्र, या संज्ञानात्मक क्षेत्र? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट है, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहां पे बताने का प्रयास करेंगे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं विकास से है कि विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, या अधोगामी सिद्धांत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग दूसरे प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो यहां पे शीर्षगामी सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस, पास पड़ोस और सामाजिक नीति? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी का उत्तर आ जाना चाहिए तुरंत। तो यहां पे परिवार और पास पड़ोस हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल द्वारा? बताइए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे संतुलनीकरण हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया, या लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेवाइगोस्की? बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो ये प्रस्तावित किया है लेवाइगोस्की ने। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, सामाजिक अलगाव, इनाम और दंड, या पुनर्वृत्ति और अभ्यास को? बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो यहां पे सांस्कृतिक उपकरणों को माना है महत्वपूर्ण। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, सब लोग शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण?
बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, महापुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, या रट कर याद करके सीखने के लिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? यहां पे तीनों ऑप्शन आपके नेगेटिव हैं, तीनों। तो यहां पे बचा आपका पहला, यही हो जाएगा सही आंसर कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 10, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियां, या उनका परासंज्ञानात्मक कौशल? बताइए जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? बताइए सब लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात क्या दर्शाती है? तो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, यही दर्शाती है निजी बात। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, या वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता? बताइए समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बताइए सब लोग, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आज आप लोगों का बेहतरीन स्कोर जाना चाहिए। चलिए 20+ तो सभी का जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर क्षमता, या जेंडर सशक्तिकरण? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का उत्तर भी आ गया होगा। यहां पे जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना, मूल्यांकन में योगात्मक तरीकों को लागू करना, या विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना? बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, क्योंकि यहां पे मानकीकृत नेगेटिव था, योगात्मक आपका नेगेटिव था, अलग अलग समूह में बांटना यहां पे नेगेटिव था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना? बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम प्रक्रिया में जो है विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कथन तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। कथन ए है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तर्क आर है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए कौन कौन सा सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन नहीं कर रहा है? गुड मॉर्निंग सभी को, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ये आपका कार्य है। तो यहाँ पे दोनों आपके सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे करता है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। कथन तर्क वाला यहाँ पे फिर से प्रश्न आ गया है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है।
भाई मानकीकृत दिखा, तुरंत आपको काट देना है ना। उसके बाद यहाँ पे भी मानकीकृत है तो दोनों आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना, सुगम्यता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बताइए कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो ये कारक विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये शिक्षा में के समावेशन में जो है बाधक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, या उनका बुद्धि स्तर हमेशा जो है सामान्य से ऊपर होता है। बताइए पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? बहुत ही सरल प्रश्न है, तुरंत जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्हें जो है अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वालीनता, पठन वैफल्य या दृष्टिबाधिता। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के जो है सापेक्ष पहचान के लक्षण है? तो यहाँ पे अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 20, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन। बताइए सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो यहां पे केस अध्ययन हो जाएगा, केस स्टडी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 21, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रटकर याद करने से, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, या दंड के भय से, या अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या रटकर होगा? प्रश्न पॉजिटिव है तो काट दो तुरंत, दंड दिखा काट दो, निष्क्रिय दिखा काट दो। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि बच्चे जो है अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के पारस्परिकता द्वारा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई लाइक की संख्या बहुत ही कम है, फटाफट वीडियो को लाइक करिए सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु जो है प्रस्तुत करना। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? तो यहां पे विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं 23, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के जो है संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण, सामाजिक संरचनावाद। बताइए निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो यहां पे सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे कथन और तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आ रहा है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे ए तो सही है, लेकिन तर्क आर आपका यहां पे गलत है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25, त्रुटियां
अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती या केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं, या केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। बताइए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। त्रुटियों के बारे में आपको बताना है भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर होगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा कि त्रुटियां जो है अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता, या सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। बताइए यहाँ पे 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि जो है पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का जो है गहरा असर पड़ता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, या संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए, या अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। बताइए यहाँ पे 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, समरूपक सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, अपसारी सोच या परासंज्ञान। बताइए यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। अपसारी सोच और परासंज्ञान, ये जो है समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं भाई, 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, या संसाधन संपन्न वातावरण। यहाँ पे बाधक नेगेटिव आपको ढूंढना है। यहाँ पे नेगेटिव कौन सा है बताइए। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। तो वो है बैठने की अनम्य योजना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, या भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, या पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, या विभिन्न संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भाई। 30 का राइट आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ओके, चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट है क्लासेस आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास दोपहर 2:30 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।